फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद। फिस्कल फेडरलिज्म, राजकोषीय संघवाद, डाल दीजिए हेडिंग राजकोषीय संघवाद। अब पहले हम समझेंगे फिर लिखेंगे, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिस्कल फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या जो अवधारणा है वो हमारे देश या पूरी दुनिया में ये बात जो करी गई ये बाई रिचर्ड मसग्रेव के द्वारा दिया गया था। तो रिचर्ड मसग्रेव का ऐसा मानना है कि अगर कहीं भी सेंटर और स्टेट दो एंटिटी होती हैं, कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पर केवल केंद्र सरकार ही होती है, वहां स्टेट नहीं होते। स्टेट नहीं होते का मतलब जैसे यूपी, बिहार, ये सब चक्कर नहीं होता, केवल सेंटर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ तो दो तरीके की सरकारी होती है, केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार, है ना। तो जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार होगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक प्रकार की फेडरल कंट्री है। कैसी कंट्री है? तो फेडरल कंट्री का मतलब यहां पर पावर या शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? अगर कहीं भी आप देखेंगे कि कोई भी कंट्री कैसी कंट्री है, फेडरल, यानी कि अगर कोई ऐसा देश है जहां संघवाद की अवधारणा है तो इसका मतलब होता है कि उस देश में सेंटर और स्टेट दो संस्थाएं होंगी जो देश चलाती होंगी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो जब ऐसी बात होगी कि सेंटर और स्टेट दो अलग अलग संस्थाएं होंगी तो फिर आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप यहां पर आप देखिए पावर्स किसके किसके बीच बांटी जाती हैं। तो इंडिया में भी पावर्स किनके किनके बीच बांटी जाएंगी? सेंटर और स्टेट के बीच में। अच्छा, भारत में पावर्स को बांटने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का जो हमारा संविधान है उस संविधान की शेड्यूल 7 में ये सब बातें लिखी हैं। किसमें लिखी हैं? यानी कि भारत के संविधान में एक अनुसूची है, उस अनुसूची के सातवीं अनुसूची में ये सब बातें दी गई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शक्तियों का बंटवारा भारत में कौन सी अनुसूची के तहत किया जाता है तो क्या बोलेंगे? ठीक है, तो 7th शेड्यूल नाम की एक लिस्ट है, उसी में बताया गया है। क्या बताया गया? कि भारत में 3 टाइप से शक्तियों को बांटेंगे। कितने टाइप से बांटेंगे? 3 टाइप से। पहला टाइप क्या होगा? पहला होगा यूनियन लिस्ट। कौन सी लिस्ट होगी? यूनियन लिस्ट मतलब केंद्र सूची। ठीक है, तो कौन कौन सी शक्तियां भारत में केंद्र सरकार को मिली हैं ये कौन सी सूची में लिखी गई हैं? सारे बोलो। 7th शेड्यूल की केंद्र सूची में या यूनियन लिस्ट में। ठीक है, दूसरा हम आते हैं कि कौन सी शक्तियां स्टेट को मिलेंगी या राज्य को मिलेंगी, ये कहां पर दी गई हैं? राज्य सूची में। कहां पर दी गई हैं? राज्य सूची में। इसके अतिरिक्त केंद्र एवं राज्य के अतिरिक्त कई प्रकार से भारत में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन पर केंद्र को भी शक्तियां दी गई और राज्य को भी शक्तियां दी गई। एग्जाम्पल लेंगे अभी, जैसे मान लेते हैं ऐसी शक्तियों को देने के लिए भारत में एक कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची बनाई गई है। कौन सी सूची बनाई गई है? समवर्ती सूची। अब ध्यान से सुनिए, जैसे भारत में मान लीजिए नागरिकता है, तो नागरिकता पर कानून बनाना या सिटीजनशिप पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। किसका है? इसलिए नागरिकता से संबंधित सारी बातें कहां कौन सी सूची में लिखी गई होंगी? इसी तरीके से एग्रीकल्चर, कृषि पर सभी प्रकार के कानून बनाने की शक्तियां राज्य सरकार के पास होती। किसके पास होती हैं? तो इसलिए जो एग्रीकल्चर है उसके बारे में कौन सी सूची में लिखा होगा? बात समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन जैसे है पर्यावरण या हम कह सकते हैं फॉरेस्ट, जंगल, वनीकरण,
तो क्या आप बताओ, क्या ये जिम्मेदारी केवल केंद्र सरकार की होनी चाहिए या केंद्र और राज्य दोनों की होनी चाहिए? क्योंकि जितने ज्यादा जंगल लगेंगे, पेड़ पौधे लगेंगे, उतना पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा, अच्छा होगा। तो इसीलिए ऐसी बातें जो केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं वो कौन सी सूची में दिए गए हैं? आपको बेसिक आइडिया लग गया। तो हमने अभी तक क्या समझा कि भारत में दो संस्थाएं होती हैं जो देश चलाती हैं, एक तो केंद्र और दूसरा स्टेट, ठीक है। और सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी है। there are several powers belongs to the central and there are several power belongs to, बहुत सारी शक्तियां केंद्र को मिलेंगी, बहुत सारी शक्तियां राज्य को मिलेंगी। लेकिन वो शक्तियों के बांटने के लिए कौन सी सूची देखनी पड़ेगी? कौन सी? क्लियर है? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। अब समस्या क्या आती है कि जब आप शक्तियों को बांटते हो तो कई बार, जैसे आपके घर में भी कोई शादी हो तो शादी में आप काम बांटते होगे। तो एक बंदे को तुमने काम दिया कि वो हलवाई का काम देखेगा, ठीक है। तो जिसको भी हलवाई का काम मिला उसको लगे कितना सम्मान मिल रहा, मुझे इज्जत मिल रही है कि नहीं। एक बंदे को काम होगा कि कभी बारात आएगी तो उसको कहाँ ठहराना है, क्या कम्युनिकेट करना है, क्या बातचीत करना है, एक वो होगा। फिर एक आदमी जो होगा खाली बैंड देखेगा, टाइम पे आया कि नहीं, टाइम से आगे चल रहा, पीछे चल रहा, क्या हो रहा, ये सब देखेगा। तो जब आप पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो कई बार एक आदमी को ऐसा काम दे दोगे जो काम उसको सुनने के बाद लगेगा मैं इस लायक हूं क्या। पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में या शक्तियों के बांटने में कई बार आप सही तरीके से शक्तियां बांट नहीं पाते। तो भारत जैसे देश में भी ऐसा ही होता है। हम जब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बांटते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये शक्तियां समान रूप से वितरित हो या एलोकेट हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनका। जब किसी देश के अंदर पैसों से रिलेटेड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि पैसों से संबंधित जो पावर्स हैं वो बराबर बट रही होंगी, तो हम कह देंगे कि वहां पर क्या लागू हो गया है? सारे बोलो। अगर कोई भी देश के अंदर सेंटर और स्टेट को बराबर पावर्स मिल रही हैं रिगार्डिंग टू मनी, रिगार्डिंग टू एक्सपेंडिचर, रिगार्डिंग टू टैक्स, रिगार्डिंग टू रिसोर्सेस, तो हम कह देंगे कि वहां पर फिस्कल फेडरलिज्म है। क्या है? अब फेडरलिज्म का मतलब है स्टेट एंड सेंटर और फिस्कल का मतलब हो गया पैसा। तो स्टेट एंड सेंटर के बीच जब पैसा ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो आप कहना कि वहां फिस्कल फेडरलिज्म लागू हो रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि फिस्कल फेडरलिज्म क्या है तो आप कह देना इट शोज फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर एंड स्टेट। तो हम यहां लिख सकते हैं कि यह केंद्र एवं राज्य के वित्तीय संबंधों को दर्शाता है। किनको दर्शाता है? अच्छा जी, अगर आपके देश के अंदर ठीक तरीके से पैसा नहीं बट रहा, यूनियन गवर्नमेंट ज्यादा पैसा ले रही है और सेंटर को, स्टेट को नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि वहां फिस्कल फेडरलिज्म लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, आप कहेंगे कि सर पैसे स्टेट को बांटने क्यों हैं? जरा आप देखिए, हमारे यहां पर अगर हम जुरिस्डिक्शन देखें तो 3 प्रकार के जुरिस्डिक्शन फंक्शन कर सकते हैं। पहला जुरिस्डिक्शन का मतलब यहां पर क्षेत्र से है। जैसे अगर मैं देखूं तो अगर हमारी यूनियन गवर्नमेंट होगी तो उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो कंप्लीट इंडिया है। इज इट क्लियर? बोलो, उसे पूरे भारत में काम करना है। क्या मैं सही हूं? बोलो, ठीक। लेकिन उधर दूसरी तरफ स्टेट की अगर मैं बात करूं तो यूपी को पूरे भारत में काम करना है क्या? उसको कहां काम करना है? एमपी को, और उसी तरीके से राजस्थान को, बिहार को। अब देखो, अगर मैं यहां पर कहूं कि पैसे होने चाहिए, मान लीजिए इनके पास 1000 रुपए हैं, सारे पैसे अगर यूनियन गवर्नमेंट रख ले या केंद्र सरकार रख ले तो किसका डेवलपमेंट नहीं होगा? और अगर इनको कम देंगे तो फिर यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां ज्यादा पैसा दे दोगे तो ये पूरे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसको आपने इक्विटेबल यानी कि बराबर बांटना है। कैसा बांटना है?
समान वितरण करना है। कैसा वितरण करना है? आपके पास 1000 रुपए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि 500 रुपए यूनियन गवर्नमेंट रख ले और बाकी के 500 रुपए इन स्टेट को दे दिए जाएं। क्या मैं सही जा रहा हूं? बोलो बोलो। अब ऐसा सुनने के बाद क्या कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगी, बोलेगी कि आपने हमारे साथ ज्यादती की है? बोलो, बोल सकती है क्या? वो कहेंगे नहीं जी, हमारा देश 1000 कमाता है, 500 सरकार रख लेती क्योंकि उसे पूरे देश पर खर्च करना है और बाकी 500 आप लोगों के बीच बांट देते हैं और आप लोग भी अपना अपना डेवलपमेंट करिए, विकास करिए। लोग पूछेंगे कैसे डेवलपमेंट करें? तो आप जरा देखो, यूपी को डेवलपमेंट में क्या करना होगा? गांव के अंदर एग्रीकल्चर मार्केट बनानी होंगी, सड़कें बनानी होंगी कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी लोगों के घर तक पहुंचानी होगी, सोलर डेवलपमेंट करना होगा। इसके साथ साथ अगर देखें तो रोडवेज ठीक करनी होगी, गांव का लोकल ट्रांसपोर्टेशन ठीक करना है, गांव की सड़कें बनानी है, सामुदायिक हॉल बनाने, अस्पताल बनाने, स्कूल्स बनाने। तो इनके लिए क्या इन राज्यों के पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जो कमाई सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसमें से उन्हें एक बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ता है? लेकिन आपसे पूछा जाए ये बड़ा हिस्सा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को क्यों देंगे? तो आप कह सकते हो कि इंडिया में कौन सा फेडरलिज्म है? कौन सा? इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को भी पैसा दे और जिससे कि राज्यों के पास भी पैसा पर्याप्त मात्रा में बना रहे, सो दैट दे कैन ऑल्सो एंश्योर द एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन देयर ओन जुरिसडिक्शन, जिससे कि वो अपने क्षेत्र में जरूरी विकास कर सके। अब देखो यहीं पर आपको शुरू हो जाएगा डिफरेंस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा यूपी को भी देगी, एमपी को भी देगी, बिहार को देगी। जो सरकारें अच्छी होंगी वो उन पैसों को ढंग से इस्तेमाल करेंगी, यस या नो? और जो सरकारें करप्ट होंगी वो उन पैसों को इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाएंगी और उसी तरीके से उनका देश धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? पिछड़ जाएगा। इज इट क्लियर? मेरी बात आ रही है समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये फिस्कल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो फिस्कल फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट रिजर्ट मस्ग्रेफ ने 1959 में दिया, जिनका ये मानना है कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन को डिफाइन करता है फाइनेंशियल रिलेशन है। केवल कैसे रिलेशन? पैसों से लेन देन के रिलेशन डिफाइन करता है और इसका एक ही है कि भैया इनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समान वितरण करना है। किन किन चीजों का वो भी देख लेते हैं। समान वितरण का मतलब हो गया कि जब कभी भी टैक्स वसूलें तो सेंटर और स्टेट को कैसे मिले? बराबर। कैसे मिले? अब मान लो वसूले कोई भी, बाद में आपस में बांट लेना, ठीक है जी? कमाई कोई भी करे, चाहे स्टेट करे चाहे सेंटर करे, लेकिन इन पैसों को इन्हें क्या कर लेना है? बराबर बांट लेना है। कैसा बांट लेना है? बराबर। टैक्स के बाद हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर। जब ये खर्च भी करते हैं तो अपना जितना यानी जिसकी जिम्मेदारी है उसको उतना पैसा खर्च भी करना चाहिए। अगर वो उतना पैसा खर्च करेंगे तभी तो देश का डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं? जैसे आप याद करिए, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और दूसरी तरफ आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो दोनों जगह आप कंपेयर जब करोगे तो हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अपने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करती, रोड बनाने पर, पोर्ट बनाने पर, एयरपोर्ट बनाने पर, यस या नो? लेकिन बिहार और यूपी की गवर्नमेंट अपने लोगों पर ज्यादा खर्च करती। वो लोगों को फ्री में अनाज बांट देगी, फ्री में सब्सिडी दे देगी, फ्री में बीज दे देगी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च नहीं कर पाते, इसीलिए वो चीजें धीरे धीरे करके पिछड़ जाती। तो किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, उस देश की या उस स्टेट की गवर्नमेंट कैसे उनके लिए खर्च कर रही है, ये कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है। तो चाहे टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी हम बांटेंगे ठीक से, और एक्सपेंडिचर भी ठीक से बांटना चाहिए। इसके साथ साथ रिसोर्सेस यानी कि जो संसाधन हैं वो भी बराबर के बंटने चाहिए। संसाधन का मतलब है कि जैसे मान लो जब हमारे देश में स्टेट बनाए जा रहे थे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सारी उपजाऊ जमीन किसी एक ही स्टेट को दे दी जाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। अगर कोयले का रिसोर्स है वो सारा किसी एक को ही दे दिया जाए
तो वो भी ठीक बात नहीं। अगर किसी को कोयले के रिसोर्स दे रहे हैं, बनाकर दिए जा रहे हैं, तो किसी को फिर उपजाऊ जमीन देनी पड़ेगी। यस या नो? ऐसा नहीं हो कि एक ही स्टेट के पास कोयला भी है, उपजाऊ जमीन भी है, बढ़िया पानी भी है, बढ़िया इंडस्ट्री भी है, तो बाकी के स्टेट तो वैसे भी डेवलप। तो यहां जिम्मेदारी क्या है? अगर मान लीजिए किसी भी स्टेट के पास अच्छी एग्रीकल्चर है, तो किसी दूसरे स्टेट जहां एग्रीकल्चर अच्छी नहीं होती, वहां अच्छी इंडस्ट्री होनी चाहिए कि नहीं? अगर किसी स्टेट के पास अच्छी इंडस्ट्री है, तो दूसरे किसी स्टेट के पास दूसरे और सेक्टर्स होने चाहिए, जैसे मछली पालन होना चाहिए, बागवानी होनी चाहिए, कुछ और सरकार को ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर हर जगह बराबर का विकास दिखाई देगा। इज इट क्लियर? तो रिसोर्सेस को भी ठीक तरीके से बांटना है। इज इट क्लियर? तो अगर आपसे पूछेंगे कि ये फिस्कल फेडरलिज्म क्या है, तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि फिस्कल फेडरलिज्म में हम फाइनेंशियल रिलेशन देखते हैं सेंटर और स्टेट के, यानी कि सेंटर और स्टेट के वित्तीय संबंधों को दिखाया जाता है। अगर वित्तीय संबंधों में समानता है तो उस देश के अंदर फिस्कल फेडरलिज्म या राजकोषीय संघवाद है। अगर वहां समानता नहीं, अगर असमानता है, तो वहां राजकोषीय संघवाद नहीं है। चाहे वो टैक्स के कलेक्शन की बात हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर की बात हो, चाहे वो रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, सब मामलों में समानता होनी चाहिए। बात आ गई समझ में? बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी फैमिली के अंदर कोई एक आदमी कमाता है, तो उसे वो पैसे पूरे परिवार पर समान रूप से खर्च करने चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि पूरे परिवार का समान विकास होना चाहिए। अगर वो समान विकास नहीं करेगा, जैसे हम लोगों के साथ अक्सर हम लोग ऐसा कहते भी हैं कि किसी भी परिवार में अगर 3 बच्चे हैं, तो कई बार माता पिता पहले वाले को ठीक से नहीं पढ़ाते, दूसरे वाले को नहीं पढ़ाते, तीसरे वाले का अच्छे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा देते हैं, फिर उसको बाहर भी पढ़ने भेज देते हैं। तो जो शुरू के 2 होते हैं वो कोसते रहते हैं घर वालों को कि देखो मेरी पढ़ाई पे कोई खर्च। तो वहां फेडरलिज्म नहीं है। आप ये कह सकते हो कि मम्मी पापा ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं किया है, संसाधनों को समान नहीं बांटा है, जबकि तीनों भाइयों का बराबर हक था एक जैसी पढ़ाई पढ़ने का। हक था कि नहीं? तो उसी तरीके से देन यू विल डिफाइन देयर कि सर फिस्कल फेडरलिज्म में सेंटर और स्टेट को बराबर पैसे मिलने चाहिए और स्टेट को उसका अपना हक मिलना चाहिए। उसे कौन नहीं रोक सकता? सेंट्रल गवर्नमेंट रोक नहीं सकती। तो वो पूछते कि ये बात आपको किसने बताई? तो हम उनको कहते कि जी ये बात कॉन्स्टिट्यूशन से निकली है। कहां से निकली है? अब आप कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे निकली है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में तमाम बहुत तरीके के आर्टिकल दिए हुए, अनुच्छेद दिए हुए हैं। आर्टिकलों में लिखा हुआ है कि सेंटर स्टेट के साथ पैसे शेयर करेगा। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 270 में लिखा है कि जो भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस होगा, यानी कि करों का वितरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जो भी टैक्स कलेक्ट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट से? उसे किसके साथ शेयर करोगे? स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पहला बेस मिल गया। क्या बोलो? आपसे पूछे कि भाई, जज पूछेगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा कमाया, अब मान लो तुम तमिलनाडु वाले पैसा मांग रहे हो, वो नहीं दे रहा, तो नहीं दे रहा तो जाओ अपने घर, नहीं देना उसका मन नहीं है। तो तमिलनाडु क्या कहेगा? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते वो। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट का वकील क्या कहने वाला है कि साहब आर्टिकल 270 में ऐसा लिखा है कि जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कमाएगी वो किसको देगी? स्टेट के साथ साझा करेगी, शेयर करेगी। इज इट क्लियर? तो पहली चीज तो यहां पर ये लिखी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ ऐसा ही है साहब। दूसरा क्या है? बोले एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 275। कौन सा आर्टिकल है? 275। क्या कहा? कहा कि अच्छा सर, कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल 275 में भी एक काम की बात लिखी है कि अगर जरूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स टू स्टेट दे सकती है, यानी कि राज्यों को अनुदान भी दे सकती है। अब अनुदान क्या होता है? अनुदान का मतलब दान से है। किससे? क्या है? फैन वो कर दो, स्विंग कर दो।
ठीक है। तो राज्यों को अनुदान से क्या मतलब है? अनुदान क्या होता है? अनुदान एक प्रकार का दान होता है। अच्छा जी, अगर भारत में, अगर हम पूरा भारत देखें तो हमें कुछ ऐसे स्टेट भी दिखाई देते हैं जो ठीक ठाक डेवलप हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट भी हैं क्या जो पिछड़े हैं? बताओ, हैं? अगर मैं पिछड़े राज्यों की बात करूं तो कौन से राज्य आएंगे? जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, आ सकते हैं ऐसे राज्य जो तुलनात्मक या कंपैरेटिवली जहां पर कम डेवलपमेंट है, हाँ या ना? तमिलनाडु से, गुजरात से, क्या बात है? क्यों बातें कर रही हो? क्या बताया मैंने, बताओ डेवलप के बारे में? बताओ कौन से राज्य बताए मैंने अभी? बताओ बताओ, ये बिहार, यूपी और राजस्थान बताया था, बताया था। जब सुनोगे ही नहीं तो क्या दिमाग में रहेगा? हैं? रहेगा कुछ? अब आपस में बातें करने लग जाते हो। कितनी बार बताया मैंने? चलो जी, तो आर्टिकल 275 क्या कहता है? ध्यान से सुनो इधर। आर्टिकल 275 क्या कहता है कि राज्यों को क्या दिया जाएगा? अनुदान। अनुदान का मतलब अगर कोई भी राज्य पिछड़ा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कह सकता है कि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो। क्या कह सकता है? थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दो, जिससे कि हमारा विकास और हम भी तमिलनाडु जैसे बन जाएं, महाराष्ट्र जैसे बन जाएं, गुजरात जैसे बन जाएं। इसीलिए आर्टिकल 2 से देखो, अब बार बार देखिए, क्या ये ऐसे आर्टिकल हैं जिनमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि सेंट्रल की जिम्मेदारी है कि वो स्टेट के डेवलपमेंट में अपना रोल दे, हाँ या ना? क्या ये बात यहां पर हम समझ सकते हैं कि यहां ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल की जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल किसमें दें? स्टेट में दें। इज इट क्लियर? अच्छा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है हमारी यूनियन गवर्नमेंट के सामने या केंद्र सरकार के सामने? एक आ सकती है कि सर ऐसे करके तो कोई कुछ भी मांगने चला आएगा हमारे पास। अगर ऐसा कह दे, भारत में कितने स्टेट हैं? 28। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कह दे कि जब तुम्हारा लगे कि तुम्हारा डेवलपमेंट कम है तो तुम किससे मांग लेना? केंद्र सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर हमने इनको अलाउ कर दिया तो हर दूसरे दिन कौन खड़ा रहेगा हमारे सामने? राज्य कहेंगे हमको दो, तुमने महाराष्ट्र को दिया, फिर कोई कहेगा हमको दो, हमको दिया, फिर कहेगा हमको दो। तो ऐसे करके बांटना तो काफी मुश्किल है। इसका भी प्रॉपर कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि किसको कितना पैसा देना है, होना चाहिए कि नहीं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी व्यवस्था करी और आर्टिकल 280 बनाया। क्या बनाया? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन की बात करी गई। किसकी बात करी गई? सारे बोलो। यानी कि वित्त आयोग का गठन किसका किया गया? अच्छा जी, वित्त आयोग का गठन का मतलब क्या हुआ कि भैया एक संस्था बनाई जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जो ये बताएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने टैक्स में से कितना पैसा किसको देना है? स्टेट को। किसको देना है? साथ ही साथ ये भी बताएगा ये कमीशन कि भैया ग्रांट्स जब या अनुदान या दान देना है तो कौन से राज्यों को आप दान दीजिए और कौन से राज्यों को आप दान नहीं दीजिए। इज इट क्लियर? बोलो जी। अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 282। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 282। 282 आर्टिकल क्या कहता है? वो ये कहता है कि इसके अलावा ग्रांट्स फॉर पब्लिक पर्पस भी दी जा सकती हैं। किसके लिए दी जा सकती हैं? यानी कि लोक कल्याण हेतु अलग से भी अनुदान दिया जा सकता है। लोक कल्याण क्या होता है? जैसे मान लो भारत में वैक्सीन लगनी है, ये पब्लिक वेलफेयर का काम है। बोलो, अनाज बंटना है, पब्लिक वेलफेयर है कि नहीं? शिक्षा देनी है, पब्लिक वेलफेयर हो गया। फ्री या निशुल्क इलाज कराना है कि नहीं? अब जैसे मैं अगर आपसे कहूं
कि भारत के कुछ राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर है लेकिन कुछ राज्य स्वास्थ्य के मामले में पिछड़े हुए हैं। तो अगर आपकी केंद्र में सरकार होती और आप प्राइम मिनिस्टर होते तो सबको बराबर पैसा देते या फिर उन क्षेत्रों को ज्यादा देते जिन क्षेत्रों में ज्यादा पिछड़ापन नजर आ रहा है आपको? जो पिछड़े होंगे उनको ज्यादा देंगे, ऐसे ही तो करेंगे हम। ठीक, अब देखो जी, पहले तो आपने टैक्स में से शेयर दे दिया, ठीक है, किसको दिया? स्टेट को, जो कमाए उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया। दूसरा, आपने कुछ ऐसे भी दे दिया कि जाओ तुम पिछड़े हो तो कुछ और पैसा ले लो हमसे, दान दे दिया। सबको नहीं देना है, उनको देना है जो पिछड़े हुए हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल 280 ने यह बताया कि कितना कितना देना है, क्योंकि वो एक क्या है, कमीशन है, एक संस्था है, उसने ये बताया कि भाई इतना इतना पैसा इनको दे देना। आर्टिकल 282 में ये लिखा गया कि भैया अगर जरूरत लगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा पैसा भी दे सकती है, अगर लगे कोई राज्य और पिछड़ रहा तो और एक्स्ट्रा दे सकती। तो क्या हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारे संविधान में पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रखा गया कि भारत में क्या हो, यानी कि राजकोषीय संघवाद रहना चाहिए। इज इट क्लियर? बोलो। तो इस बात की पूरी बात यहां पर करी गई। अब देखो, उतनी देर से मैं जो बात बता रहा हूं उसको क्रक्स में समझिए। जब कभी भी हमारे देश के अंदर बात होगी कि राज्य कभी भी कहना शुरू कर दें सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है या आपने जो मुझे वादा किया है, तो इसका एक ही मतलब आपको निकालना है कि भारत में राजकोषीय संघवाद सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और इसको काम करना है, करना पड़ेगा। उसके लिए भारत के संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। पहला तो है कि जितना भी पैसा आए सेंटर हर स्टेट को उसकी जरूरत के हिसाब से बराबर, का मतलब ये नहीं कि सिक्किम को जितना पैसा दोगे, सिक्किम तो पिद्दी भर का है और हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है। तो जब मैं कहता हूं समान वितरण, तो समान वितरण का मतलब कि सिक्किम की जरूरत के हिसाब से उसका पैसा और यूपी को यूपी की जरूरत के हिसाब से उसका पैसा, है ना। जैसे आपके घर में भी 3 भाई अलग अलग क्लास में पढ़ते होंगे, एक हो सकता है ग्रेजुएट हो गया हो, एक हो सकता है 4th क्लास में और एक हो सकता है 1st क्लास में हो। अगर ऐसा है तो आप इमेजिन करो कि तीनों भाई ये कह सकते हैं कि मेरा पापा के सैलरी पे बराबर अधिकार है, कह सकते हैं, लेकिन पापा जब पैसा देंगे तो देंगे, वो कहेंगे हम बराबर दे रहे हैं, जबकि बड़े भाई को जो ग्रेजुएशन में होगा उसको 100 का नोट दे देंगे, जो 3rd में होगा उसको हो सकता है 5 रुपए दे दें, जो 1st में होगा उसको कुछ ना देंगे, उसको टॉफी दे देंगे। तो तीनों भाई कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि उनको उनकी जरूरत के हिसाब से चीजें दी गई। बस ऐसे, इसको ही बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल नहीं बोलते, समान वितरण नहीं है, समता पूरक वितरण है। कैसा वितरण है? जब कभी भी शब्द इस्तेमाल किया जाए कि समता पूरक या न्याय संगत या इक्विटेबल, तो समता पूरक का मतलब होता है जिसकी जितनी जरूरत उसको उतना ही दिया जाए, ठीक है, याद रखिए। लिखिए आगे, एक शब्द आया सहकारी संघवाद, आया बीच में, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब बताओ, सेंटर अलग है, स्टेट अलग है, आप क्या चाहते हैं? हमारा देश ऐसा है जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार से लड़ता रहे? कैसे? दोस्ती यारी से चलना है ना। दोस्ती यारी वहां खराब हो जाएगी जहां पैसे का बंटवारा सही होगा या गलत होगा। तो दोनों में दोस्ती कब रहेगी? तो क्या फिस्कल फेडरलिज्म दोस्ती यारी को बना के रखता है? कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ेगा ही नहीं अगर उसको उसके हिस्से का पैसा, अब इसमें कोऑपरेटिव यानी कि वो कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। भारत में ऐसे सेंटर स्टेट के रिलेशन होंगे जिसमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होगी अगर सब ये किसके कहे से चलते हैं? संविधान के। किसके अनुसार चले हैं? यहां पर बिल्कुल ऐसी बात हो रही है कि जो भी मनी है या जो भी फाइनेंशियल रिसोर्स है, ये घूम फिर के किसके साथ बांटने की बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि सेंटर एंड स्टेट के बीच बांटो इसको। ये बिल्कुल वैसे ही है
अगर यहाँ ये सब हो रहा है तो हम कहेंगे सब कुछ ठीक चल रहा है। और मुझे लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है तब तो हो ही रहा होगा, हाँ या ना? अगर ऐसा आप मानते हैं तो यहां भी तो ऐसा होता है, जैसे मेरे घर में या आपके घर में भी पापा और चाचा दो एंटिटी हैं। कानूनी रूप से सब कुछ छोटी सी संपत्ति है कि नहीं? बहुत आसानी से बट सकती है। फिर दिखता भी है कि अरे ये तो बराबर बढ़ जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? दो घर हैं, यहाँ छोटी सी जमीन है, आधा आधा बांट दो, इनको दे दो। लेकिन फिर भी वो बट पाती है क्या? जो चीज सामने दिख रही है वो तक तो बट नहीं पा रही है। तो बस बिल्कुल वैसे ही समझो कि कहना आसान है लेकिन उसको लागू करना आसान नहीं है। कल को अगर अपन ऐसे भी करते हैं, कई बार ऐसे हुआ, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको याद आ जाएगा कि आपके घर में मान लीजिए आपके फादर बड़े हैं और हर किसी को यही लगता है कि मेरे पापा ही दयालु हैं, चाचा बेकार हैं। चाचा के लड़के से पूछो ये बात, उसको क्या लगेगा कि मेरे पापा अच्छे हैं, ताऊजी बेकार हैं। सच्चाई है कि नहीं? बोलो। तो ये जो तुमने चश्मा पहन रखा कि नहीं आदमी बेकार है, गलत है। ये परसेप्शन होता है। क्या होता है? परसेप्शन। आप किसी के बारे में कैसा मानते हैं बस वही है। अब जरा आप देखो, अब वहां पर जो संपत्ति बट, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए पापा ने कहा कि तुम्हारा जो मन करे, तुम छोटे भाई हो, तुम्हारा जो मन करे वो हमें दे दो, हम वो ले लेंगे। सबके घर में हर लड़का अपने बाबूजी के बारे में यही राय रखता है कि मेरे बाबूजी ने कहा था चाचा से, ताऊ से कि तुम्हें जो रखना है वो रख लो। और उसके बाद उन्होंने वो रख लिया, मुझे ये सस्ते की जमीन दे दी, अब फिर भी वो लड़ने को मुझसे तैयार हैं। ऐसा ही होता है। तो यहां भी सिमिलर कहानी है कि सेंट्रल स्टेट को कितना भी दे दे, स्टेट का रोना रहेगा ही कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, दिक्कत आ रही है। फिर दूसरी तरफ कई बार सेंट्रल देता ही नहीं है, ये भी होता है। कई बार दिया तब भी रो रहे हैं, तो नहीं, उसका मानना है जो तुम्हें रोना ही है तो फिर देना ही क्यों है। तो कई बार वो देता भी नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल कई बार देता है स्टेट को, तब भी वो रोते हैं कि हमें कम दिया। फिर दिक्कत यह है कि उसके 28 लड़के हैं ना, बोलो हमारी केंद्र सरकार के कितने बच्चे हैं? 28। अब सब में कोई कहेगा मैं से ज्यादती कर दी, कहीं निकल के आ जाएगा। अब जैसे मोदी जी गुजरात के हैं, अब बिहार में वहां खड़े, अब बिहार में वहां गए तो थोड़ा बहुत इधर एक आधा फीता काट देंगे, फिर कह देंगे मैं गुजरात में एक परियोजना लेके, बिहार के लोग गुजरात की बात बताएंगे कि तुम लोग टेंशन मत लो, या कहेंगे कि मैंने बिहार से गुजरात के लिए डायरेक्ट ट्रेन चला दी है जिससे तुम जाके अब गुजरात में काम कर सको, है ना? तो आप जरा सोचो कि इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, तो हर किसी को खुश रख पाना काफी मुश्किल है। और अगर आप खुश नहीं रख पाओगे तो फिर वहां समस्या शुरू हो जाएगी। वहीं पर लोग कहने लगेंगे कि भारत में केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को अब्यूज कर रहा है और वो राज्यों के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रहा है। आज के समय में कई बार अगर हम देखें, दो ही हमारे यहाँ दो अलायंस हैं, मतलब आप ऐसा समझना कि भारत के अंदर दो सरकारें हैं या दो पॉलिटिकल पार्टी हैं जो सेंट्रल के लेवल पर चुनाव लड़ती हैं। एक जिसको हम एनडीए कहते हैं, मोदी जी का जो गुट है या जो लोग हैं उसको हम एनडीए कहते हैं। पहले एक गुट और हुआ करता था यूपीए, वो यूपीए गुट बदल गया, अब उसको इंडिया अलायंस कहते हैं या इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो दो ग्रुप गुट हैं। तो अब जो मोदी जी के सपोर्टर हैं, उनके जो भी स्टेट हैं उनको भर भर के पैसा मोदी जी दे ही देंगे, दे देंगे। किस नाम पे दे देंगे? कि अरे भारत में क्या होना चाहिए, फिस्कल फेडरलिज्म, ये लो, तुम बिहार से आए हो, तुम्हारी वजह सरकार बनी, तुम ले लो। फिर आएंगे, पता चलता है कि आंध्र प्रदेश वाले कि अरे तुमने बचाया है तो तुम भी ले जाओ। अब इधर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से पूछे कि तुमने कोई सपोर्ट किया था सरकार बनाने में? मोदी बोले सरकार बनाने, मैंने गिराने में सपोर्ट किया है आपकी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाओ। तो कुछ राज्यों को बढ़ चढ़कर मिल जाएगा और कुछ राज्यों को
और ऐसा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बराबर पैसा मिला हो, लेकिन मन में होता है ना कि मैं उनकी पार्टी का नहीं हूं तो मेरे साथ कुछ तो विश्वासघात हुआ ही होगा जो मुझे पता भी नहीं है। इसका मतलब हम कहते रहेंगे कि ये हमारे साथ क्या करते हैं, हाँ, डिस्ट्रस्ट बनाना है। ठीक है, तो ऐसे में ये विवाद चलते ही रहेंगे। तो फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं। इतना आसान नहीं है इसे बनाकर रख पाना, क्योंकि हर राज्य में एक ही जैसी सरकार नहीं है। योगी जी की मोदी जी से कोई शिकायत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि योगी जी भी जिस पार्टी के हैं उसी पार्टी के कौन है, तो क्या शिकायत होगी? कोई शिकायत होगी? लेकिन ऐसी सरकार जहां पर मोदी जी की सरकार नहीं है, जैसे तमिलनाडु का मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वहां दूसरी सरकार है, तेलंगाना में दूसरी सरकार है, तो वहां जो सरकार है उसके उसके अगर दूसरे हिसाब से देखें तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जिन स्टेट्स के अंदर दूसरी सरकारें हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ अड़ंगा या कुछ ना कुछ समस्या बताती रहेंगी और फिस्कल फेडरलिज्म पर क्वेश्चन मार्क उठाती रहेंगी कि ये पूरा नहीं हो रहा। अब देखो जी क्या कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जब से पता चला है कि हमको पैसा कौन दे ही देगा, तो ये काम ही करना बंद। जैसे मुझे पता चल जाए कि मेरा खर्चा घर वाले उठा ही लेंगे, तो कैसा रहेगा? मोटिवेशन रहेगा काम करने का, मस्त घूमने का, कि आज जाएंगे हम शिमला, ऐसा रहेगा ना? बोलो। तो जब पता चल गया है कि सेंटर को पैसे देने ही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो फिर काहे को काम करेंगे? यस या नो? और इसीलिए उनका रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में काफी नीचे, या पैसे कमाई की जो दर है वो नीचे गिरी है। ठीक है, अब इधर ये कमाई भी कम कर रहे हैं। दूसरा, इसी में देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये बात पता चल गई, ये कामकाजी आदमी नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पिछले कुछ समय में शेयर या हिस्सेदारी क्या कर दी है, गिरा दी है। तो और ज्यादा, यानी कि वक्त के साथ देश का डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन ये आपस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, एक तो वो कमा नहीं रहे क्योंकि कौन दे देगा मान के चल रहे हैं, वो सेंट्रल, और कमा नहीं रहे इसीलिए सेंट्रल गुस्सा भी है कि तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो, सारा कुछ मेरे ऊपर बर्डन डाल दिया है, तो मेरे ऊपर बर्डन डाल दिया तो जा, तुझे अब और कम देंगे पैसे। तो इनकी लड़ाई में देश का विकास को नुकसान पहुंच रहा कि नहीं? फिर यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना स्कीम्स बनाती है, बहुत सारी योजनाएं। जैसे आपने आयुष्मान भारत योजना का नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा मनरेगा का नाम सुना है। तो इन योजनाओं में लोगों का भला किया जाता है। अब जब लोगों का भला करते हैं, जैसे आपने एक सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, सुना है, आयुष्मान भारत योजना, मैं यहां पर लिख देता हूं, या फिर मनरेगा, या आप एलपीजी सिलेंडर की योजना सुनते होंगे, उज्ज्वला, सुना है। अब ये ऐसी योजनाएं हैं ना दोस्त, जिन योजनाओं पर खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर करती हैं। मतलब इसमें से कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी देता है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट भी देता है। अगर ऐसा हो रहा है किसी भी योजना में जहां सेंट्रल और स्टेट मिलकर पैसा देते हैं, उसे हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र प्रायोजित योजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र प्रायोजित योजनाओं का मतलब होता है सेंटर और स्टेट मिलकर खर्च करेंगे। अब देखो पिछले कुछ समय में क्या हुआ है कि जब से स्टेट गवर्नमेंट को पता चला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी स्कीम बना रहा है जिसमें उसे बहुत सारा खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दे देगा और उससे उसके स्टेट में ही डेवलपमेंट होगा, तो उन्होंने अपने से बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना बंद कर दिया और किसके ऊपर डाल दिया इसका बर्डन? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। इज इट क्लियर? जब वो उनके ऊपर बर्डन डाल देंगे तो बहुत सारा पैसा सरकार का ऐसी स्कीम पर खर्च हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? इलाज कराने पर, मनरेगा पर, एलपीजी पर, उज्ज्वला स्कीम के ऊपर, इन सब पर खर्च हो जाएगा। तो इससे एक नुकसान ये देखने को मिलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिर दूसरे जरूरी एक्सपेंडिचर से, रेलवे पर, देश के एयरपोर्ट्स को बनाने पर, पोर्ट को बनाने पर, इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने पर नहीं कर पाएगा, बल्कि वो पैसा कहां चला जाएगा? इन सब चीजों पर, जो इस तरीके की चीजें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हुई हैं। फिर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक और, अभी जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल बायसनेस का भी ब्लेम लगता रहेगा
कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ज्यादा पैसा देती है जिन गवर्नमेंट्स में सेंटर की गवर्नमेंट नहीं होती, जिन स्टेट्स के अंदर उनको ज्यादा पैसा देंगे, और जो लोग हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे उनको पैसा नहीं देंगे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं आज के समय पर फिस्कल फेडरलिज्म के अंदर। इज इट क्लियर? जो भी लिखाया गया उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, देन मुझे बताइए, तो मैं फिर आगे चलता हूं।